हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाय वाले गुरुजी चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में एनसीईआरटी समरी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम जो जैविक वर्गीकरण है उसको पढ़ने वाले हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। आज हम प्रोटिस्टा किंगडम को पढ़ेंगे यहाँ पर, यानी प्रोटिस्टा जगत को पढ़ेंगे। तो प्रोटिस्टा जगत में कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, कौन कौन से सजीव आते हैं, उनका कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइंस को पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली नीट के जो एस्पायरेंट्स हैं, नीट का जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, और स्पेशली 11th क्लास जो आप कह सकते हैं, जो भी 11th क्लास में नीट का फाउंडेशन कर रहा है या फिर 11th क्लास को पढ़ रहा है, उसके लिए भी समरी एनसीईआरटी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो राजस्थान के लिए अंदर जो सेकंड ग्रेड का जो भी वैकेंसी निकला है, सेकंड ग्रेड टीचर का और लैब असिस्टेंट का वैकेंसी निकला हुआ है, इनका एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी की समरी को आप जस्ट वॉच करके अपने कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं फटाफट से, क्योंकि ऐसे आप रिवाइज करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। यहाँ पे 10 से 15 मिनट में आप कह सकते हैं 1 घंटे का जो कंटेंट है उसको 10 या 15 मिनट में ही रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने उन्हीं चीज़ों को शामिल किया है जो इंपॉर्टेंट है और साथ में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं और जो मेन कंटेंट है, तो वही नीट के अंदर एज इट इज वहाँ से क्वेश्चन उठ के आते हैं। तो यहाँ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। तो देखिए, वीडियो में बने रहिए और यहाँ जानिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और जिन्होंने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ रखा उनके लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका रिवीजन बहुत जरूरी है। और जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ रखा उनके लिए तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनको शॉर्ट में वो चीज़ें मिल रही हैं, उनको एक एब्स्ट्रैक्ट मिल रहा है जो रेडीमेडली आप उनको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। यानी यहाँ पर आपको डायरेक्ट इस वीडियो को वॉच करके सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो प्रोटिस्टा जो जगत है, प्रोटिस्टा जो किंगडम होता है, आप कह सकते हैं कि इसके जो सदस्य होते हैं प्राथमिक रूप से क्या है, जलीय होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। ज्यादातर लोग है ना पानी में रहते हैं, इसलिए प्राथमिक रूप से क्या बोला, जलीय है, एक्वेटिक हैं। और ये एक कोशिकीय यूकेरियोटिक हैं, ये यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स हैं। यानी आप कह सकते हैं इनमें कोशिका एक ही होती है और इसके अंदर सुसंगठित केंद्रक होता है। यानी यूकेरियोट है, इसका मतलब वास्तविक केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और साथ में अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी हैं। भाई यूकेरियोटिक कोशिका का क्या कैरेक्टर होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है और साथ में सेल मेम्ब्रेन बाउंड है, वो सेल ऑर्गेनेली होते हैं, और एक ही कोशिका इस जगत के जंतुओं के अंदर होती है। फिर देखिए यहाँ पर कह सकते हैं कुछ प्रोटिस्टा के अंदर कशाब व पक्षमा भी हैं, यानी आप कह सकते हैं फ्लैजिला एंड सीलिया भी हैं, ठीक है ना, कुछ के अंदर आएंगे अभी। और साथ में इनमें जो जनन होता है वो अलैंगिक तथा लैंगिक, यानी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल टाइप दोनों का होता है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि वहाँ दोनों टाइप से जनन हो रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की, यानी क्राइसोफाइट्स एक तरीके से एक कैटेगरी है इस प्रोटिस्टा में, और इसके अंदर आते हैं डाइटम्स व सुनहरे शैवाल, यानी गोल्डन एल्गी एंड डाइटम्स। इन सुनहरे शैवाल को बोलते हैं डेस्मिड्स, है ना, ये ध्यान रखना है। ये अपने आप में एनसीईआरटी के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे लास्ट तक इसको भूल जाते हैं कि क्राइसोफाइट्स में किस टाइप के एनिमल आ रहे हैं, तो बोले डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गी, ठीक है ना। अब ये स्वच्छ जल में भी रहते हैं, यानी प्योर वाटर के अंदर, यानी आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, और लवणीय यानी सैलाइन यानी जो ओशियन वाटर है उसमें भी ये रह सकते हैं। अब डाइटम्स में जो कोशिका भित्ति होती है, यानी डाइटम्स में स्पेशली जो सेल वॉल है वो शॉप बॉक्स जैसी होती है, साबुनदानी जैसी होती है। तो साबुनदानी कहने का मतलब जो एक साबुन रखने वाली जो साबुनदानी आती है, जिसको ऊपर से क्लोज करते हैं तो नीचे वाली उस ऊपर वाली में फिट हो जाती है, ऐसे ही इनकी सेल वॉल होती है जो साबुनदानी जैसी होती है। और ये सेल वॉल जो होती है इसमें सिलिका मेनली पाया जाता है, सिलिका होता है, और जिसके कारण ये क्या नष्ट नहीं होते हैं, मतलब इनडेस्ट्रक्टिबल हैं, यानी मर भी जाएगा जब ये ऑर्गेनिज्म तो इसके जो डिपॉजिट्स हैं, रिमेन्स हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। तो कोशिका भित्ति के जो अवशेष होते हैं करोड़ों वर्षों में बाद में जमा होकर डाइटमी मृदा बनाते हैं, यानी आप कह सकते हैं डाइटमियस अर्थ बनाते हैं। यानी ये मर जाएंगे तो ये सिलिका इनडिस्ट्रक्टिबल है, नष्ट नहीं होती है, नीचे पेंदे में बैठ जाएगी तो डाइटमी मृदा बनेगी। और ये डाइटमियस अर्थ जो है ये क्या काम आती है, बोले इसका उपयोग है पॉलिश करने में यूज होता है, तेलों तथा सिरप के निशंदन यानी फिल्ट्रेशन में ये यूज होती हैं। और ये ओशन के मुख्य उत्पादक हैं, मतलब आप कह सकते हैं मेन एक तरीके से प्रोड्यूसर हैं, चीफ प्रोड्यूसर हैं ओशन में, मेनली फोटोसिंथेसिस करने वाले यही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस करते हैं, और ये इस तरीके से आप कह सकते हैं ये मेन प्रोड्यूसर हैं दोस्तों। फिर उसके बाद में देखें डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में आप कह सकते हैं ये समुद्री तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। मेनली डायनोफ्लैजिलेट्स क्या है, ओशन में रहते हैं, फ्रेश वाटर में नहीं है मुख्यतः, और साथ में फोटोसिंथेटिक है, प्रकाश संश्लेषी हैं। जो आप क्राइसोफाइट थे वो भी प्रकाश संश्लेषी हैं, लेकिन ये भी प्रकाश संश्लेषी हैं। तो डायनोफ्लैजिलेट्स है ना, उनके अंदर अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स हो सकते हैं। तो इन पिगमेंट्स की बेसिस पे वो पीले रंग के भी हो सकते हैं, हरे भूरे नीले अथवा लाल रंग के दिख सकते हैं। अब बात आती है इनकी कोशिका भित्ति की। अभी क्राइसोफाइट में बोला कि जो कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल है वो किससे बनी है,
सिलिका से बनी है ना। और यहाँ पर बाह्य सतह पर क्या पाया जाता है, बोले सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएं यानी प्लेट्स पाई जाती हैं। जैसे आपके इसमें कवच होता है ना, वैसे सेलुलोज की बनी हुई ऐसे पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इनमें 2 कशाब होते हैं यानी 2 फ्लैजिला होते हैं, एक होता है लंबवत, दूसरा होता है अनुप्रस्थ। यानी एक तरीके से एक ऐसे है तो दूसरा इस तरीके से है ना, एक ऐसे है तो दूसरा इस तरीके से है, यानी दोनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत हैं, 2 फ्लैजिला है। लेकिन जो देखिए स्पेशली यहाँ पर एक फैक्ट आया कि लाल डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, रेड डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, इनकी संख्या एकदम से बढ़ती है और समुद्र का जो जल है लाल हो जाता है, तो समुद्र में लाल तरंगे दिखती हैं। तो जो रेड टाइड्स जिनको बोलते हैं वो इन डायनोफ्लैजिलेट की वजह से होती है। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स आप कह सकते हैं विष निकलता है इनसे, और इसकी वजह से जो मछलियां हैं यानी पॉइजन निकलता है और वो मछलियां हैं और अन्य समुद्री जीव हम मर जाते हैं। और यहाँ पर गोनिया लेक्स जो है ये काफ़ी वेरी फेमस एग्जाम्पल है इस डायनोफ्लैजिलेट्स का, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है गोनिया लेक्स, है ना। गोनिया लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर देखिए यूग्लिनॉइड्स जो हैं, यूग्लिनॉइड्स क्या है बोले, ये मेनली आप कह सकते हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो हमने क्राइसोफाइट में देखा दोनों टाइप के वाटर में थे, फिर उसके बाद में हमने डायनोफ्लैजिलेट्स में देखा कि वो मेराइन वाटर में थे, लवणीय जल में थे, और ये स्वच्छ जल में है, और वो भी स्थिर जल में यानी नहीं बहने वाले जल के अंदर होते हैं। और इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसकी जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ से बनी हुई एक परत होती है जिसको बोलते हैं पेलिकल। क्या बोलते हैं, पेलिकल। तो ये ध्यान रखना है। अभी तक क्राइसोफाइट्स में कोशिका भित्ति था, सेल वॉल था, डायनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल था, हालांकि दोनों का कंपोजिशन अलग अलग था। डाइटम्स यानी जो क्राइसोफाइट है उनके अंदर क्या था, सिलिका से बना हुआ था, और यहाँ पर डायनोफ्लैजिलेट्स में किसका बना हुआ था, बोले वहाँ पर सेलुलोज की पट्टिकाएं थी। और यहाँ यूग्लिनॉइड्स में सेल वॉल नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है, लेकिन प्रोटीन की एक परत है जिसको बोलते हैं पेलिकल। और यहाँ पर भी 2 फ्लैजिला है, डायनोफ्लैजिलेट्स की तरह 2 फ्लैजिला है, लेकिन एक फ्लैजिला छोटा होता है, स्मॉल होता है, और एक लॉन्ग होता है, एक शॉर्ट एंड एक लॉन्ग। चित्र में आपको दिख रहा है एक लॉन्ग दिख रहा है, एक दूसरा छोटा दिख रहा है। अब देखिए इनका एक खास बात यह है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी सनलाइट में फोटोसिंथेसिस करेंगे, लेकिन प्रकाश नहीं होने पर ये परपोसी की तरफ, हेटेरोट्रोप्स की तरह बिहेव करेंगे। यानी प्रकाश नहीं होने पर तो एनिमल की तरह बिहेव करेंगे, और प्रकाश होने पर ये किसकी तरह, प्लांट की तरह बिहेव करेंगे। तो एक तरीके से ये कनेक्टिंग लिंक हो गया बिटवीन प्लांट एंड एनिमल्स। और यहाँ पर जो वर्णक होते हैं यानी जो पिगमेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो उच्च पादपों की तरह, हायर प्लांट्स की तरह ही होते हैं। यानी जो हायर प्लांट में जो पिगमेंट होंगे वही पिगमेंट यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। तो ये एक प्लांट के साथ में सिमिलरिटी भी शो हो रहा है, और यूग्लिना इसका मेनली प्रोटोटाइप एग्जांपल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है यूग्लिनॉइड्स के बारे में। यहाँ पर एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ऐसा नहीं कि यूग्लिना को हमें यूग्लिनॉइड को पूरी तरीके से पढ़ना है, एनसीईआरटी में जो गिवन है उनको हमें रिवाइज करना है, क्योंकि वो ही एग्जाम में आना है। फिर नेक्स्ट आता है अवपंक कवक या अवपंक फफूंद बोलते हैं इसको, स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये क्या है, बोले स्लाइम मोल्ड्स जो हैं वो एक तरीके से आप कह सकते हैं मृतपोषी होते हैं, यानी सेप्रोफाइट्स हैं। ये क्या है, सेप्रोफाइट्स हैं। अब सेप्रोफाइट्स का मतलब ये होता है कि जो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, डेड डिकेइंग मेटेरियल से। तो कौन सी, बोले सड़ती हुई टहनियाँ होती हैं, पानी में गिर जाती हैं टहनियाँ, और जो पत्ते होते हैं उनके साथ ये गति करते हैं, उनसे चिपक जाते हैं, और उन पे चिपक जाएंगे और पानी में तैरते रहेंगे, और साथ में क्या करेंगे, उनका भक्षण कर लेंगे, उनको जैविक पदार्थों को, जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट है उसको खा जाएंगे, यानी ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे। तो इस तरीके से मृतपोषी हैं, स्पेशली ये ध्यान रखना है। और डेड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है उससे अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं, स्पेशली जो टहनियाँ हैं, सड़ती हुई टहनियाँ और पत्ते, पेड़ के पत्ते और टहनियाँ पानी में गिर जाते हैं ना, तो वो एक तरीके से हैं, उन पे ये रहते हैं, ठीक है ना। और साथ में एक बात है कि अनुकूल परिस्थितियां जब होती हैं तो ये क्या करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। भाई अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो सब मिलते जुलते हैं, एक जगह फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन करते हैं एक तरीके से ये भी, तो एक ग्रुप बनाते हैं, और इससे क्या, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम बोलते हैं। लेकिन जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, यानी आप कह सकते हैं एडवर्स कंडीशन आती है, उस केस में ये फंक्शन नहीं करते, यानी एक जगह इकट्ठे नहीं होते, और ये बिखर जाते हैं, और क्या करते हैं, बिखर कर सिरों पर बीजाणुयुक्त फलनकाय यानी फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, स्पोर कंटेनिंग फ्रूटिंग बॉडी, है ना। स्पोर कंटेनिंग फ्रूटिंग बॉडी इनके अंदर बनती है, और ये जो स्पोर्स बनते हैं इनका जो परिक्षेपण है, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं इनका जो डिस्पर्जन है वो वायु के द्वारा होता है। तो यहाँ पर बीजाणु युक्त जो फलनकाय यानी जो स्पोर कंटेनिंग जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में बनती है, प्लाज्मोडियम जो एसोसिएशन है वो अनुकूल परिस्थितियों में बनता है, और ये डेड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। एनसीईआरटी का काफी बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यहाँ लाइन एज इट इज यूज हो सकती है, तो आपको स्पेशली फ्रेंड्स यहाँ ध्यान रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में जानते हैं। प्रोटोजोआ बोलते ही हमारे दिमाग में आएगा अमीबा, यानी आप कह सकते हैं ये सभी प्रोटोजोआ हैं वो प्रपोसी होते हैं, मतलब जंतुओं की तरह होते हैं, एनिमल्स की तरह होते हैं, और ये न्यूट्रिशन यानी हेटेरोट्रोप्स हैं, दूसरे से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं। ये परभक्षी भी हो सकते हैं,
करते हैं यानी प्रीडेटर हैं, अन्य जीव को मार के खा जाते हैं, या फिर परजीवी भी होते हैं यानी अन्य जीव के शरीर के बाहर या अंदर रहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं परभक्षी या परजीवी हो सकते हैं। और ये प्राणियों की पुरातन संबंधी हैं, प्रीमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, यानी एनिमल्स जैसे दिखते हैं इसलिए एनिमल्स के प्रीमिटिव रिलेटिव इनको बोला जाता है। ये 4 समूह में बांटा गया प्रोटोजोआ संघ को, फाइलम को। प्रोटोजोआ फाइलम में देखिए अमीबीय प्रोटोजोआ जिसमें अमीबा आता है, कसाबी प्रोटोजोआ जिसके अंदर फ्लैजिला होता है, ठीक है ना, और ऐसे ही पक्षमा भी यानी जिसके अंदर सीलिया होते हैं, और स्पोरोजोआ जो है समूह है यानी उसके अंदर कोई भी ऐसा न तो फ्लैजिला होता है, न ही सूडोपोडिया होता है, और ना ही आप कह सकते हैं इनके अंदर सीलिया होता है। तो अब यहाँ 1 बाय 1 देखेंगे। अमीबीय प्रोटोजोआ की बात करें तो अमीबा जो आप कह सकते हैं ये जीवधारी स्वच्छ जल में भी रह सकते हैं, समुद्री जल में भी रह सकते हैं, और जो नम मृदा है, मॉइस्ट सॉइल है, उसमें भी रह सकते हैं। और इनकी खास बात यह है कि अपने कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। कूटपाद मतलब जो सूडोपोडिया बनाएंगे उनकी सहायता से शिकार को पकड़ लेंगे और गमन भी करेंगे। और साथ में इसके जो ओशियन जो टाइप हैं, समुद्र में रहने वाले हैं, जो समुद्र में रहने वाले अमीबा है उनके ऊपर सिलिका का कवच भी पाया जा सकता है, और कुछ जैसे परजीवी के रूप में पाए जाते हैं जैसे एंट अमीबा। तो एंट अमीबी जो है ये हमारी इंटेस्टाइन में यानी ह्यूमन के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन में एंट अमीबा स्टोलाइटिका एक पैरासाइट के रूप में रहता है और एक डिजीज कोज करता है, अमीबिक डिजेंट्री। तो फ्रेंड्स ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ये कौन है। और फिर कसाबी प्रोटोजोआ की अगर बात करें यानी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जिनमें फ्लैजिला पाया जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये आप कह सकते हैं या तो स्वच्छंद होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, या फिर परजीवी होते हैं। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं और कुछ परजीवी भी होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे इनके शरीर पर कशाब पाए जाते हैं यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं। और जो परजीवी जो कसाबी प्रोटोजोआ के कारण आप कह सकते हैं एक रोग होता है, यानी यहाँ पर हम पैरासाइटिक जो प्रोटोजोआ की बात करेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ की, और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा। तो फ्रेंड्स ये जो ट्रिपेनोसोमा है ये निद्रालु व्याधि नामक बीमारी करता है, यानी आप कह सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस। ये कौन सी डिजीज कोज करता है, स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो बीमारी है ये कोज करते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है स्लीपिंग सिकनेस इनके द्वारा होता है, ट्रिपेनोसोमा कोज करता है। तो ट्रिपेनोसोमा एक कसाबी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ है और स्पेशली इसका नाम याद रखना है। फिर आता है पक्षमाबी प्रोटोजोआ यानी सीलिएटेड, ठीक है ना, सीलिएटेड प्रोटोजोआ। तो सीलिएटेड जो प्रोटोजोआ है उसमें आप कह सकते हैं ये जलीय होते हैं और अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीव हैं, पानी में रहते हैं। और सक्रिय गति क्यों करते हैं, क्योंकि उन पे सीलिया है, काफ़ी एक्टिव रहते हैं ये, और इन पर हजारों की संख्या में, थाउजेंड्स में आप कह सकते हैं पक्षमाब यानी सीलिया इनके शरीर पे पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ बारीक 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 ऐसे आप कह सकते हैं सीलिया हैं खूब सारे। तो थाउजेंड्स ऑफ सीलिया इनके सरफेस पे होते हैं। और इनके जो एक गुहा होती है, एक जो जिसको हम ग्रसिका बोलते हैं, इसका मुख जो होता है गुहा का उसको ग्रसिका बोलते हैं, और कोशिका की सतह पर ये बाहर की तरफ खुलती है, यानी अंदर जैसे गुहा है और ये बाहर की तरफ ऐसे खुलती है। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं जो पक्षमाब इतने सारे हैं, हजारों पक्षमाब है, हजारों सीलिया है, उनमें लयबद्ध गति होती है। एक आप कह सकते हैं एक मोशन होता है जिसके कारण जल पूरित भोजन गुलेट की तरफ भेज दिया जाता है, इनकी जो गुहा है उसके अंदर भोजन भेज दिया जाता है, यानी ये सीलिया है, ऐसे मूवमेंट करेंगे पानी में जो भी भोजन है वो इनके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से पक्षमाब भोजन को एक तरीके से एकत्रित करने में भी पक्षमाब का रोल है, गति में भी रोल है। और एग्जाम्पल है यहाँ पर पैरामीशियम जो काफ़ी फेमस एग्जाम्पल है। फ्रेंड्स इसके बाद में लास्ट में बात करते हैं स्पोरोजोआ की, यानी ये प्रोटोजोआ का आप कह सकते हैं लास्ट समूह है स्पोरोजोआ। तो स्पोरोजोआ से पता चल रहा है कि स्पोर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था बनती है, यानी स्पोर लाइक स्टेज बनती है। क्या बनती है, स्पोर लाइक स्टेज, यानी इनके जीवन के अंदर क्या बनता है, स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर क्या होते हैं, संक्रमण करने वाले, इन्फेक्शियस होते हैं। जैसे मलेरिया का जो पैरासाइट है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक आप कह सकते हैं स्पोर बनता है जिसको क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट कहा जाता है। ये स्पोरोजोइट आप कह सकते हैं मच्छर से मनुष्य में एंटर करता है, ये संक्रमणकारी अवस्था है, ये स्पोर है और ये मनुष्य में एंटर करके उसको बीमार कर देता है, मलेरिया कोज करता है। तो इस तरीके से एनसीईआरटी से रिलेटेड हम कंटेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कतई हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, डिटेल इसलिए नहीं कि एनसीईआरटी का ही पढ़ना हमें, क्योंकि एनसीईआरटी का समरी है इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो के माध्यम से, इसके बहाने से हम एनसीईआरटी को समराइज कर लेंगे, यानी उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। 10-15 मिनट की क्लास में आप 1 घंटे जितना कंटेंट रिवाइज अगर कर पाते हैं तो आप कह सकते हैं आपके टाइम की बचत होगी और एक बहाना हो जाएगा। इस वीडियो को देख के आप पूरी उस थ्योरी को एक बार, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स को, उस थ्योरी को अगर रिवाइज कर लेते हैं तो कम टाइम में आपका इस बहाने से रिवीजन हो जाएगा। तो एक तो टाइम कम लगेगा और दूसरा बात क्या हो जाएगा कि आपको एक बहाना मिल जाएगा कि इस बहाने से रिवीजन हो गया। तो जिनका अच्छा एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी अच्छी तरीके से, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने थोड़ा नहीं पढ़ रखा है तो उनको अगर पढ़ने से डर लग रहा है तो एनसीईआरटी का समरी आपके सामने पेश है, तो कम टाइम में उस एनसीईआरटी के समरी को आप पढ़ सकते हैं, जिससे आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है और यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं, मॉरल कॉन्फिडेंस अपने आप में डेवलप करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो क्या होता है, सब कुछ
पढ़ा पढ़ाया भी मिक्सिंग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक और शेयर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो एनसीईआरटी के समरी के इंपॉर्टेंट वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स ऐसे ही क्लास मिलती रहेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।